हाँ वहाँ जाते हैं हमारे now unique elements. फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर एक एरे बनाई थी, मैं उसको एक दफ़ा यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि क्या है हमारे पास एरे। एरे थी हमारी एनपी एरे 4 के नाम से, एनपी एरे 4। ठीक है, दिस इज द एनपी एरे 4 here. Now for example I'm providing np array 4 in a unique function. Here you can see all the unique elements from the above array आपके पास आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे यूनिक लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे कोई सेम नहीं आया। चलो एक है 83 है दो दफा, चलें ठीक है। तो समझ आया आपको बेसिकली यूनिक एलिमेंट क्या कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट एरे ऑफ यूनिक एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देता है, रिटर्न कर देता है। नाउ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद इट। आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो उसको रीशेप करो, उसको यूज करो, इसको किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक और चीज, व्हाई वी आर यूजिंग इट, व्हाई वी नीड इट, क्यों हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्यों हम यूनिक एलिमेंट्स निकालते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो। व्हेनेवर यू वांट कि आपको किसी भी टाइप की डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, एट दैट टाइम आप बेसिकली इसको यूनिकली डिवाइड कर देते हो, इसमें से यूनिक एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हो ताकि आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। एक ऑपरेशन हम आगे बहुत परफॉर्म करेंगे, काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अभी आगे भी आ जाएंगे। जैसे कि अभी हम मैथ्स के ऊपर जाएंगे तो मैथ्स के अंदर आप बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अपनी एरे के ऊपर। नाउ यूनिक क्या कह रहा है, आपको ऑल दी यूनिक एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करता है, आपको रिटर्न करता है। अब फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर 83 दो दफा आया हुआ है, डुप्लीकेशन खत्म कर देगा, लेकिन उसकी साइज जो है ना वो चेंज जाएगी। ये कंप्लीट सिंगल सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसको हम सीरीज बोलते हैं। दिस इज नॉट सीक्वेंस, इज अ सीरीज। ये आपको एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है व्हिच इज बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स ऑफ योर एरे। ठीक है, रीशेपिंग हमने काफी सारी कर ली थी, काफी सारी की थी हमने, जिसके अंदर हमने देखा कि आप रीशेप किस तरीके से कर सकते हो। आप रीशेप कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से, अलग अलग रोज के हिसाब से, अलग अलग कॉलम्स के हिसाब से यू कैन रीशेप इट। ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ रीशेपिंग एलिमेंट्स मैंने छोड़ दिए थे जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास था साइज, रीसाइज। काम दोनों का एक ही है, कोई इतना फर्क नहीं है इसके अंदर, फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप रीशेप करते थे, इसी को अगर हम रीशेप करते हैं हमारी यूनिक एरे को, यूनिक कह रहा हूँ, जो हमारी एनपी एरे है, अरे 4 डॉट रीशेप। रीशेप के अंदर आपने बताया इसको कि भाई ये वैसे तो ये 10x10 की थी, नहीं कितनी है, 10x5x5 की है ना, 5x5 की एरे है, तो इसको हमने चेंज कर देना है। तो मैंने इसको कर दिया भाई 2x10 कर हो जाएगा, 2x10। हाँ क्यों नहीं हो पाएगा, 10 10 6 15, ये 2x10 मतलब 20 है, तो इसको कर देते हैं हम 3x हो जाएगा, 4x5 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। 25 है ना, 25 को हाफ कैसे करोगे, पॉसिबल नहीं है ना, ऑड है। 5x5 भी ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा चेंज नया बना लेते, चलो कुछ नहीं बना लेते हैं यहाँ पर। np array 5 equals to np dot random dot rand from 0
10 10 by 10. Sorry. Now here we have 10 by 10 की हमारे पास एक एरे जनरेट हो गई है। इसके अंदर हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो उसको आप चेंज कर सकते हो। 10 by 10 कितने हो गई है? 10 by 100 एलिमेंट्स हो गए। 100 एलिमेंट्स को आप 2 by 50 से आराम से कर सकते हो। तो आपने इसको रीशेप कर दिया, रीशेप बाय 250। ये आपका बन गया भाई 2 by 50 की आपके पास एक तस्वीर बन गई। 2 by 50 की नहीं तो आप इसको और भी कम कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा इसका 2 by 25 ऐसा हो जाएगा। तो अब आपके पास एक, ठीक है, दो, फिर इसके अंदर ये 25 एलिमेंट्स, ये 25 एलिमेंट्स। अब ये 3 डायमेंशनल आपकी एक एरे बन गई। तो यू कैन रीशेप इट इन एनी वे, ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, इट शुड बी डिविजिबल। डिवाइडेबल होना चाहिए, वरना आपके पास एरर शो करता जाएगा। रीसाइज ही करो इसका साइज इज बेसिकली द इनिशियल शेप। आप इनिशियल शेप देते हो कि मैंने कहा 10 by 10 की, तो 10 by 10 की बनेगी ना ये। तो आप इनिशियली शेप दे रहे हैं उसको फॉर रैंडम इंटीजर। तो रैंडम इंटीजर वो जो भी बना रहा है, जो भी आपकी ये एरे तैयार कर रहा है, वो 10 by 10 की एरे तैयार करेगा। रेंज उसकी क्या होगी? फ्रॉम 0 to 10। जितने भी एलिमेंट है 0 to 10 के दरमियान के एलिमेंट है, इसके बाहर के एलिमेंट नहीं, ठीक है। जेड पीरियड समझ आ गया? इस रीशेप, अरे रीशेप कल इतना किया हमने 2 by 2 2 by 25, मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन बन रही है ना। 3 डायमेंशन में क्या हो रहा है? आपके पास टोटल 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं, फिर एक एक ब्लॉक के अंदर भी 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं और 25 एलिमेंट्स, समझे? ये देखो ना, these all are the basically 50 elements। ये भी आपके कितने 50 एलिमेंट्स हैं। इन 50 एलिमेंट्स के अंदर ये आपके होगा 25 एलिमेंट्स, ये आपके होगा 25 एलिमेंट्स। पहले इसको 2 से डिवाइड किया, फिर जो भी डिवीजन आई उसको और ज्यादा 2 से डिवाइड कर, ठीक है, समझ आ गई? फिर उसके बाद आता है रीसाइज। नाउ इन रीसाइज आप यही सेम काम रीसाइज के साथ भी कर सकते हो, जिसमें लिखा है np डॉट array height डॉट रीसाइज, और इसके अंदर मैंने इसको बता दिया भाई 2 by 50 पे रीसाइज करो। by 50 के पे रीसाइज कर दो। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पर नोट की, व्हाट हैपेंड हियर, जब हम उसको रीशेप कर रहे थे, राइट, रीशेप में क्या था? आपके पास रिस्पांस नजर आ रहा था, रीसाइज में कोई रिस्पांस ही नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसने कोई चीज रिटर्न नहीं की है, इसने एक्चुअल एरे को चेंज कर दिया। पहले क्या हो रहा था? एक्चुअल एरे चेंज नहीं हो रही थी, हम रीशेप करते थे, एक न्यू एरे बना के आपको रिटर्न करता था। आपकी मर्जी, आप उसके साथ जो भी करते हो। एक्चुअल एरे के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा था। बट नाउ एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे एनपी एरे को प्रिंट करता हूँ, now the actual array itself has been changed and is resized in 2 by 50 matrices। यही फर्क क्या है? रीशेप क्या करेगा? आपको रीशेप करके एक अलग से एक आपको एरे बना के रिटर्न कर देगा। अब आप उसके साथ जो भी परफॉर्म करते हो वो उस पे होगा, एक्चुअल एरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको रीसाइज कर दोगे तो वो बेसिकली एक्चुअल एरे को ही चेंज कर देगा।
रिसाइज हम तब करते हैं जब हमें एक्चुअल डेटा को चेंज करना हो। अगर आपको एक्चुअल डेटा को चेंज नहीं करना, आप चाहते हो कि हमारे पास इस शेप में डेटा आए, हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या हम एक्चुअल डेटा को खराब नहीं करना, at that time you will use reshape. But whenever you want to change the complete data which is coming from any source, or you want to change the actual data, you will use resize. ठीक है, कैसे करेगा? एक्चुअल डेटा को चेंज कर देगा, रीशेप क्या करेगा? नया शेप बना के न्यू एरे करके आपको रिटर्न कर देगा और आप उसके साथ कंप्लीट करो। क्लियर? हमारे पास दो किस्म की चीजें होती है, एक होता है व्यू, दूसरा होता है रेफरेंस। ठीक है, जब आप व्यू की बात करते हो, व्यू का मतलब होता है कि आपको एक व्यू आपको दे दिया गया, आप उस व्यू के ऊपर कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी? रेफरेंस की, at that time it will change the complete data, it will change the actual data. For example, let's go on Google. मैं यहाँ पे Google पे चले जाता हूँ, मैं Google पे गया, मैं चाहता हूँ ये Google चेंज हो जाए, क्या हो सकता है? No, it is impossible. I said it is impossible. Why it is impossible? क्योंकि मेरे एक्सेस थोड़ी है इसका, मैं तो नहीं चेंज कर सकता नाम। लेकिन अगर मुझे ये चेंज करना है तो मैंने क्या किया भाई, इंस्पेक्ट में गया, एलिमेंट सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट में आने के बाद मैंने कहा भाई जीमेल की जगह हो जाए, नहीं मुझे ये चेंज करना, मैंने लिखा यासिर मेल। ओ सॉरी, ये तो वो लेवल हो गया और इसको भी चेंज कर दिया मैंने, यासिर मेल। Now here you can see it has been changed to Yasir Mail. भाई मैंने थोड़ी चेंज किया, एक्चुअल डेटा थोड़ी चेंज हुआ है, ये व्यू चेंज हुआ है आपका। आप व्यू के साथ कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बट यू डू नॉट वांट टू चेंज द एक्चुअल डेटा। अगर आप एक्चुअल डेटा चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गूगल से एक्सेस लेना पड़ेगा। व्यू का मतलब रीशेप नहीं होता, रीशेप व्यू प्रोवाइड करता है। जो आपका resize है, it changes the actual data or actual array। ठीक है, समझ आ गई? दोनों में फर्क, काम दोनों का एक ही है, दोनों का काम यही है कि रीशेप करना, रिसाइज करना। बस मसला सिर्फ इतना होता है कि जब आप बात करते हो रीशेप की, तो रीशेप आपको एक व्यू बना के सेंड कर देता है ताकि आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सको। लेकिन जब आप बात करते हो किसकी? resize की, it changes the actual data which is coming from an array, जो भी आपकी actual array है उसमें से। ठीक है, दोबारा जाते हैं इस पे। Now one more thing is transpose। पहले उससे पहले np array 5 प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं और किसके ऊपर काम कर रहे हैं। Here you can see this is your m, इसको बंद कर दो यार। ठीक है, this is your actual array। Let's do something। मैंने क्या किया भाई, np इसको What does this transpose function do? आप लोगों में से मैथमेटिक्स किसी ने पढ़ी है फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर? सबको पढ़ी होगी, सबको पता होगा ट्रांसपोज क्या होता है, क्या काम होता है? It basically changes rows into columns and columns into rows। Let's see क्या होता है। Here you can see जो हमारी सबसे पहले कॉलम था 2 3 6 7 3 3 7 4 7 8, अब वो हमारा रो बन गई है। और जो हमारी रोज थी 2 8 2 6 8 8 5 4 5 2, अब वो हमारी कॉलम्स बन गए। बेसिकली इट चेंजेस द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। सिंपल है। इज दैट क्लियर? सवाल इसमें समझ आ गया ट्रांसपोज क्या कर रहा है?
फिर हमारे पास है एक कोड है जिसको हम कहते हैं NP। Now here you can see it basically changes again in the same way। जिस तरीके से हमारे पास ट्रांसपोज करना था उसने क्या किया, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। आप इसमें से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं इसको उल्टा कर दो तो ये उल्टा भी हो जाएगा। अब ये हो गया, दोनों का काम एक ही है। कर क्या रहा है, ये एक्सेस को स्वैप कर रहा है, वो आपकी कॉलम्स एंड रोज पे काम कर रहा है। ये एक्सेस पे काम कर रहा है, वो आपके कॉलम्स एंड रोज पे काम कर रहा है। ठीक है, whenever you want to work on access तो आप एक्सेस पे काम कर सकते हो। अगर आपको कॉलम्स एंड रोज पे काम करना है तो आप ट्रांसपोज पे काम कर सकते हो। जी हाँ, वन कॉलम को करता है, जीरो रोज को डिनोट करता है। ये आगे आपको पता चल जाएगा जब मैं आगे वो काम करूँगा। फ्लैटन आपको पता है क्या होता है, सॉर्ट करके देखते हैं कि इसको हम सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। अब नाउ द सेकंड वन इज सॉर्टिंग। NP array 5 dot sort। Now remember, whenever you are talking about sort, आपके पास सिंगल डायमेंशनल एरे नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको सॉर्ट तो करना चाहते हो इन व्हाट एक्सेस। आपको इसे रोज के हिसाब से सॉर्ट करना है या फिर आपको इसे कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो वो आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा बाय गिविंग द एक्सेस। मैंने इसको कहा एक्सेस 0, दैट मीन्स कि ये, सॉरी स्पेलिंग गलत, axis equals to 0, that means it has been sorted on x axis or you can say rows के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रिंट करके क्या होता है। लेकिन एक बार आपने यहाँ पे नोट किया अगेन, इट इज बेसिकली चेंज इन एक्चुअल एरे। अब आप यहाँ देखो कि all the things are basically sorted by rows। सिंपल इज दैट। फिर हम बात करते हैं वन की, which is basically for the columns। Here you can see it changes by the column। देखो कॉलम नंबर 1 पहले में 1 है, कॉलम नंबर 2 के अंदर भी 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये सॉर्ट हो गया कॉलम के हिसाब से। अगर मैं इसको दोबारा 0 कर देता हूँ तो ये कॉलम ये सॉर्ट हो गया रो के हिसाब से। 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 6, फिर 6, फिर 6 एंड 7। रोज के हिसाब से, ये कॉलम के हिसाब से। Whenever you are talking about 0, that means it is sorting on the rows। If you are using 1, that means it's sorting on columns। Is that clear? अभी आप देखोगे तो ये रोज सॉल्व हो रही है। यू कैन आस्क मी सर ये तो कॉलम है ये रो नहीं है, ये रो है, इट्स नॉट कॉलम, क्योंकि यहाँ पर देखो दिस कंप्लीट इज अ रो। ठीक है, तो आप रो के हिसाब से करोगे। अब इसने देखा कि भाई इस पहली रो के पहली जो ये रोज आ रही है इतनी, सबके जो पहला पहला कॉलम है इसमें सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 6, 6, 6, 6 है, 7। जब आप इसको 1 से कर दोगे इट विल ट्रांसपोज और इट विल sort on column ways। अब मैंने इसको 1 कर दिया, now it is basically sorting columns। Now every column is sorted here, you can see। जब क्लियर समझ आ गया। 0 मतलब रोज पे एंड 1 मतलब कॉलम्स पे। दोनों कैसे होंगे ये तो पूछा मैं, तभी तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा दिस इज नॉट सिंगल डायमेंशनल एरे, ये मल्टी डायमेंशनल एरे। दोनों कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे सर दोनों कर सकते हैं कि नहीं। अब इस पे आपने देखा कि 0 इस पे कॉलम एक पूरे कॉलम पे सेट हुआ है। ठीक है, अब कॉलम नंबर 1 के अंदर यहाँ पे 1 है, उसके बाद 0 आ जाएगा।
या तो फिर इसको ऊपर लेके जाओ, मसला हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा फिर ये आगे कोई काम करेगा, इसलिए कोई सवाल है इसमें? एनी क्वेश्चन इसके अंदर? नाउ स्टैकिंग एंड स्प्लिटिंग। चलो एक काम करते हैं, वही एल एम पी एरे जो यहाँ पे भी प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें नजर आ जाए कि क्या है। एम पी एरे 5, ठीक है। ये 10 बाय 10 की कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको छोटी कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। और ऐसी ही एक और भी बना देते हैं। ठीक है, ये आपके पास दो हैं, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। स्टेक पता है क्या होता है? व्हाट इज स्टेक? एक के ऊपर एक जब आप ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक जब आप स्टॉक करते हो, दैट इज बेसिकली स्टेकिंग। यू कैन से बट इसकी बेसिक डेफिनेशन ये कहलाती है, इट इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर व्हिच बेसिकली स्टोर्स अ डेटा इन द वे ऑफ LIFO, or you can say last in first out. Whatever is entered or added in that structure first will be taken out लास्ट। जो पहले रखा जाएगा वो लास्ट में बाहर निकाला जाता है, जो लास्ट में इंसर्ट किया जाता है इट विल बी टेकिंग आउट फर्स्ट। ठीक है, दिस इज स्टेकिंग। स्टेकिंग को आप नॉर्मली एक तरीके बॉक्स ऑफ प्लेट्स समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ बॉक्स और उसके अंदर प्लेट्स रखते जाओ। बॉक्स के अंदर आप प्लेट्स रखते जाओ। मैंने कहा आप मुझे फर्स्ट प्लेट निकाल के दो, इज इट पॉसिबल? क्या आप डायरेक्टली पहली प्लेट निकालोगे? इज इट पॉसिबल? आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लास्ट प्लेट आउट निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस तरीके से जाते जाते जब आपकी लास्ट एलिमेंट आएगी वो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा जो आपने बेसिकली ऐड किया। रिमेंबर वन मोर थिंग, whenever we are talking about staking, stake has one end only। इसके पास एक एग्जिट होल होता है, उसमें क्या उसी से आप डेटा को इंसर्ट करते हो, वहीं से ही डेटा को आप आउट करते हो। इसको हम कहते हैं पुश एंड पॉप। पुश मतलब जिसके अंदर आप डेटा जब ऐड करते हो तो पुश हो जाता है, जब डेटा आप आउट करते हो दैट इज पॉप। ठीक है, वो स्टेकिंग कैसे काम करती है? सिंगल एंड से डेटा ऐड होता है, सिंगल एंड से डेटा आउट होता है। यू रिमेंबर वन थिंग, whenever you are talking about data science you need to know all these things about data structure। आस्ते आस्ते कोई वो डेटा स्ट्रक्चर में बताता रहूंगा, जैसे कि स्टेट्स हो गए, क्यूज हो गए, लिंक लिस्ट हो गई, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम्स हैं और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो हम देखेंगे जो बेसिकली स्टोरेज के लिए काम करते हैं। रिकर्सिव क्या होता है? वो एल्गोरिथम्स होते हैं हाउ टू
डिपेंडेंट मतलब ये होता है कि व्हेन अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, एक ही चीज को बार बार कॉल करता है, अपने आप को वो कॉल कर रहा होता है। डिपेंडेंट क्या करके देखेंगे किस तरीके से काम करती है, लेकिन वो आस्ते आस्ते हम काम करेंगे तो उस पर आ जाएंगे। अभी स्प्लिटिंग के अंदर हमने क्या किया, सब स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग के अंदर हमने क्या भाई वी स्टैक, वी का मतलब क्या होगा, लेट्स सी। मैंने कहा भाई एनपी array 6 comma np array 7 को स्टेट कर। now here you can see what happened here, दोनों बेसिकली आपस में मर्ज हो गए बट वर्टिकली मर्ज हो गए। दैट मीन्स वी का मतलब क्या है, वर्टिकल स्टेकिंग। आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आपको वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग भी कर सकते हो। इट इज बेसिकली स्टेकिंग दी हॉरिजॉन्टली। आपके दोनों एरेज आपस में हॉरिजॉन्टली स्टेक्ड हो गए, एक ही के साथ हो गए, दोनों मर्ज हो चुकी है। देख सकते हो आपके आंखें यहाँ पे, ये देखो जो आपकी फर्स्ट एरे थी कहाँ गई, here it is। और सब ये रहा आपका 62939 62939 4608, पूरी की पूरी एरे स्टेक हुई। क्या है? हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना जरूरी है अगर आप वर्टिकली कर रहे हो। अगर आप हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो नंबर ऑफ रोज बराबर होना जरूरी है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सी क्या होता है, करके देखते हैं क्या पता क्या बनता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये आ गया कि भाई इसकी जो रोज हैं 4 रोज है, तो इसकी हम रोज कम कर देते हैं, इसको हमने कर दिया 3, ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली कर दिया, और स्टिल इट इज स्टेट क्योंकि कॉलम्स आर सेम। लेकिन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इट सेज एरर, व्हाई, बिकॉज़ नंबर ऑफ रोज हियर, नंबर ऑफ रोज मैटर्स। जब आप हॉरिजॉन्टली स्टेट करोगे तो दोनों की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, तभी वो हॉरिजॉन्टली स्टेट हो पाएगा। अगर आप वर्टिकली स्टेट करते हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, तभी वो स्टेट हो सकता है, ठीक है। मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और ये जब फाइल आपको मिले तो आपके काम। फिर हमारे पास है हाउ टू डिलीट एनीथिंग फ्रॉम योर array। फॉर एग्जांपल I'm saying numpy array 8 कर देता हूँ equals to np डॉट, ये मैंने आप लोगों की फाइल बनाई है क्योंकि ये फाइल में मैंने सारी चीजों को क्या कहते हैं, यू कैन से लेबलिंग करके मैंने आप लोगों की रेडी कर दी, ताकि आप लोगों को जब ये मिले तो आपके पास हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो और सारी चीज़ें लिखी हुई हो, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बाकी मैं करके आपको दिखा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ये बार बार इसके अंदर हैश लगाना और ये कमेंट्स लिखना, इसलिए मैंने पहले से रेडी कर ली ताकि आप लोगों की आसानी हो जाएगी। और डिलीट हम करना चाहते हैं किसमें से, np सिक्स, क्या रिमूव करना है, सी, क्या रिमूव करना है, here you can see what is basically deleted here। क्या डिलीट हुआ, सेकंड रो डिलीट हो गई आपकी। Here you can see, अगर आप चाहते हो सेकंड रो नहीं हमारी थर्ड रो डिलीट हो जाए,
तो आपने इसको देखा, नाउ द थर्ड रो बेसिकली व्हिच इज, मैंने 2 लिखा 3 लिखा है, 2 लिखा है ना, तो मुझे दिस, देखो क्या ये रिमूव हो गई? इज इट रिमूव और नॉट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि नहीं अब कॉलम भी रिमूव होना चाहिए, तो हमने क्या किया भाई, इसकी जगह कॉलम नंबर 1 रिमूव कर दिया, तो फिलहाल बंद कर दिया। हियर यू कैन सी क्या रिमूव हुआ, कौन सा कॉलम? हाँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम ना, देखो ओ सॉरी, इसका ये 2 लिखा हुआ है ना मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। अब कौन सा कॉलम रिमूव हो गया? फर्स्ट कैसे हुआ है, क्या हो गया, तुम लोगों को नजर, देखो सही से देखो, थ्री जीरो टू वन, हाँ फर्स्ट कॉलम आपका रिमूव हो गया। अगर आप इसको चेंज कर देते हो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज इट टू 2, तो अब कौन सा रिमूव होना चाहिए? नहीं ना, एरर आ गई, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हमने क्या किया 1 और इसको हमने क्या किया 2। अब बताओ, अब थर्ड कॉलम रिमूव हो गया। अब मैं अगर इसको कहता हूँ चेंज कर देता हूँ कि नहीं अब मुझे चाहिए इसका 5 है ना, तो 4 कॉलम, फोर्थ कौन सा होगा? लास्ट कॉलम रिमूव हो गया। नाउ रिमूव, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज बेसिकली इंडेक्सिंग, द फर्स्ट वन इज द इंडेक्सिंग एंड द सेकंड वन इज द एक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर आपको रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे लगाओगे 0, अगर आप कॉलम रिमूव करना है तो आप यहाँ पे लगाओगे 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे रो डिलीट करनी है, सेकंड रो डिलीट करनी है, तो यहाँ पे एक्सेस क्या होना चाहिए? एक्सेस 0 होना चाहिए। अब मुझे रो का इंडेक्स बताओ, सेकंड 1 लगा दिया। नाउ हियर यू कैन सी इट इज रिमूविंग द सेकंड रो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सेकंड कॉलम करना हो तो क्या चेंज करूं? एक्सेस को क्या कर दूं? 1 कर दूं। नाउ यू कैन सी द एक्सेस 1 एंड कॉलम नंबर 2, देखो 5 वाला गया ना? हाँ, आप उसको फिर सिंपल इतना इस तरीके से लगा सकते हैं स्लाइसिंग। और अगर वैसे भी आपको चाहिए तो आप स्लाइसिंग यूज करते हो, हम नॉर्मली डिलीट नहीं करते। डिलीट हम तब करते हैं जब हमें कोई ना कोई फीचर्स रिमूव करने होते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको एक डेटा सेट दिखाया था, उस डेटा सेट के अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक कुछ कॉलम्स थे जिसके ना डेटा था ही नहीं, एम्प्टी कॉलम्स थे बिल्कुल। मुझे वो कॉलम्स नहीं चाहिए, मैं उसे रिमूव कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल डेटा में भी वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। एट दैट टाइम आप लीड यूज करते हो, ये भी आपको व्यू प्रोवाइड करेगा, व्यू प्रोवाइड करेगा, उसको फिर आपको वापस उसी के अंदर ऐड करवाना पड़ेगा रेफरेंस करके, ठीक है। अब आते हैं आगे। नाउ वी हैव 2 मोर टाइप्स ऑफ स्टेकिंग हियर। अभी तक आप लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग देखी, फिर हमारे पास होते हैं कॉलम एंड रो स्टेकिंग। फॉर एग्जांपल सी एंड पी, जो चाहिए एंड पी अंडरस्कोर 6 comma, now here you can see
इट इज बेसिकली स्टेक एज अ कॉलम, न कॉलम में आपका ये स्टेक हो गया। वही सेम बात है हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल, बस फर्क सिर्फ इतना है ये कॉलम के हिसाब से चलता है, वो एक्सेस के हिसाब से चलता है, सिंपल इतना है, और कोई फर्क नहीं। फिर हम आते हैं कॉलम के अलावा हमारे पास रो भी होता है, हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। Now here you can see it is stacked in a row. Now still आप यहाँ पर ये कमेंट देख लो, जो वार्निंग आपके पास आई है, इसको जरा पढ़े क्या कह रहा है ये। Detection warning. Row stick lies is detected. Use np.vstick directly और np.rowstick. As I already told you, दोनों में कोई फर्क नहीं, सिंपल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है, वो एक्सेस पे काम कर रहा है, ये रो पे काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों से भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आता। ठीक है, नॉर्मली हम वी स्टिक और हॉरिजॉन्टल स्टिक की यूज करते हैं। नाउ स्प्लिटिंग क्या कहता है? स्प्लिटिंग के अंदर आपके पास एक बात याद रखिएगा, whenever you want to split something, remember it should be equalized so we can split it. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की इसमें 4/5 की, तो आप इसके अंदर जब स्प्लिट करोगे तो ये प्रॉब्लम जनरेट करना करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एरे है वो बेसिकली कितनी है, 2/5 की, तो आप इसको 2/2 के अंदर तोड़ नहीं सकते, तो उसको आपको 2/5 में तोड़ना पड़ेगा। तो 2/5 में हम इसको तोड़ के देखते हैं क्या बनता है। 2/5 में नहीं बल्कि ये हो जाएगा 4/5 है, तो 4 into 5 20, तो 2/10 में तोड़ना पड़ेगा। Here you can see it has split it into 2/10, 1 2 और चेंज यहाँ पर आप देखो इसने क्या किया है, तो इसको तो बंद करो, ये क्यों बार बार कर रहा है। आइडेंटिफायर्स ने क्या किया, हमने np एरे 6 को किया है। क्या हुआ है? यू कैन सी हियर कि इसने क्या किया, 2/4 के कॉलम में इसको तो तोड़ दिया, पर आपके पास एक्स्ट्रा एक बचा ना, जो 5 एलिमेंट आपके एक्स्ट्रा बचे उसने उसको अलग से आपने आप शुरू करवा दिया। समझ आया? एक्स्ट्रा जो बचे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम, मतलब एक चीज आपको ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने
कि अगर ये आप डिवाइड करते हो और उसकी उतनी रोज बन रही है तो आप इजीली इसको बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले किया था 2/10, तो 2/10 में देखो क्या हुआ, देखिए आपके पास टोटल कितने थे, ये 20 एलिमेंट्स हैं, 5 into 4 20 एलिमेंट्स आपके पास हैं। इसने क्या किया, हमने इसको कहा कि आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ना है पहली बार, ठीक है, इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक दो, राइट। नाउ एवरी एलिमेंट कंटेन्स एट लीस्ट 10 रोज, इज इट पॉसिबल कि वो हर में 10 रोज का डाल के दिखाए, नहीं, राइट। इसी वजह से इसने क्या किया, इसके अंदर आपके पास कितनी रोज आ गई, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी आ गई, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं हो सकती थी, इसी वजह से इसने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट आ गए। अब ये 4 into 2 8 हो गए, ये 3 into 2 और 3 into 4 12 हो गए, 12 plus 8 20, आपके एलिमेंट्स पूरे हो गए। 5 में हो सकते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचा भाई 5 में तो 5 होने चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो ये टोटल उसी ने उसको क्या किया, रीशेप करके 5 एलिमेंट में कर दिया, आपका ये पूरा हो गया, दूसरा कुछ बचा ही नहीं तो वो आगे गया, ठीक है। अगर हम इसको और बढ़ा लेते हैं, यानी यहाँ पे 4/5 रखा हुआ है, इसको क्यों ना हम इसको 10 कर देते हैं, ऊपर वाला खराब हो जाएगा ना, इसको भी 10 करूँ। अब यहाँ पर देखो इससे क्या किया, वही तरीका, मैंने इसको कहा कि दो हिस्सों में तोड़ना है लेकिन उसके अंदर 5 रोज होनी चाहिए। Here you can see it is 1 and 2 and every contains 5 elements here. रोज जितनी बनती है, रोज जितनी बनती है, ये तो बहुत सारे और भी होंगे नीचे, यहाँ पे शो नहीं करता। Let me show you something. Here you can see it shows everything. सबसे पहले आपने क्या प्रोवाइड करना है इसको, एरे, फिर इंडाइसेस और सिलेक्शन। अब ये दो चीजें हैं, अगर आप इंडेक्सेस प्रोवाइड करोगे तो वो इंडेक्सेस पे तोड़ देगा, अगर आप सिलेक्शन प्रोवाइड करोगे तो वो सिलेक्शन पे तोड़ देगा। हम इसको सिलेक्शन दे देते हैं, हम इंडाइसेस नहीं दे देते, हमने इसको सिलेक्शन दी, उसने सिलेक्शन भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है, उसको तोड़ दो, इसको उसको रिमूव कर दो। अगेन फॉर एग्जाम्पल here you can see we have a range of 4/4 की हमारे पास एक एरे है, 4/4 किसने एरे देखा है भाई, ये देखो 4 and 4, 4/4 की एरे। नाउ इट सेज एरे कॉमा 2, दूसरे देखो क्या किया, एरे की रोज उतनी रखी है इसने, 4/2 पे उसको तोड़ दिया, 2 पे तोड़ दिया, लेकिन अगर आप उसको इंडेक्सेस देते हो, ये इंडेक्सेस कहाँ गया, इंडेक्सेस को दे दिया इसने, सिलेक्शन इसने एग्जांपल पे सिलेक्शन ही दिया, सिलेक्शन हमने आपको ऊपर दिखाया। अभी ये कितना है, 4/10, मैंने इसको कहा NP array 6, 2। Now let's see what happens। आपको पता है इसके अंदर रोज कितनी थी, 4, आपके पास 4 रोज हैं, लेकिन इसको उसने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। आप क्योंकि दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया तो आपके पास कितनी हो गई है, 5 कॉलम्स हो गए, कॉलम्स तो वही होंगे, कॉलम्स 4 तो कॉलम्स 5 हो गए, लेकिन रोज आपकी 4 ही रहेंगे,
हाँ कॉलम तोड़ देगा। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे ये 10 की जगह ये हो जाता 11, नहीं ये दूसरे का एरर है यार, ये दूसरे का एरर है, इसको एक काम करते हैं, क्या नहीं करते, बार बार मसला दूसरे का है। अब यहाँ पे आपको समझ में आया जैसे थोड़ा कैसे है। लेकिन अगर हम इसको और चेंज करते हैं 2 बाय, अब देखो क्या होता है, क्या हुआ, 2 कॉलम्स 4 रोज, ये कैसा है, एग्जैक्टली आप इसको और लगा सकते हो, इसको और ऐड कर सकते हो ब्रेसेस के अंदर। नाउ कमिंग ऑन कॉपी एंड व्यू, जो अभी मैंने आपको कॉपी एंड व्यू के बारे में बताया, लेट्स क्रिएट अ न्यू एरे, या चलो उसी एरे को काम करते हैं। एग्जैक्टली उसकी वजह ये है कि आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा ना, वो सारा फिर आपको अलग से दिखा देगा। आपने इसको कहा मुझे 2 हिस्से चाहिए, जिसके अंदर रोज कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और कॉलम्स भी आपके पास 2 ही हैं, तो इस वजह से इसने आपको 2 तो बता दिए, 2 बना दिए इसमें यहाँ पे spaces। लेकिन जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा उसने उसको कंप्लीट इशू करवाना। जब आपने इसको 2 कहा तो सिर्फ और सिर्फ आपने इसको कहा कि मुझे टोटल ही 2 हिस्से चाहिए इसके। अब वो जितने भी हिस्से बनाए जैसे ही बनाए वो इसको बना के आपको दे देगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे इनटू 2, डायरेक्टली जब आप इसको क्या कहते हो, स्लाइसिंग कहते हो कि भाई मुझे इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है, एट दैट टाइम आपकी एरे इक्वल होनी चाहिए। जब आप इंडेक्सिंग दोगे उसको, तब वो सिलेक्शन दोगे, तब आपको जरूरत नहीं है उसको। लेकिन जब आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ना चाहते हो, तो आप जब तक वो इक्वलाइज नहीं होगा तो वो 2 हिस्सों में नहीं टूट पाएगा। ठीक है, वो अलग से। हाँ दोबारा यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कॉपी करने के लिए, MP, here you can see this is our array। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी कॉपी बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, सिंपल एक कॉपी बनानी है मुझे। मैं क्यों ना ऐसे बनाऊं कि भाई मैंने कहा एरे np एरे 8, जो एक नया वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मैं डाल दी np एरे 6, तो एक कॉपी बन गई, राइट। लेट्स सी मैंने क्या किया, प्रिंट np एरे 8। अब ये दोनों आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। इससे पहले मैंने प्रिंट करने से पहले मैंने एक काम क्या किया, या प्रिंट करने के पहले भी नहीं, चलो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं और इसी को ही नीचे प्रिंट करता हूँ। ये कॉपी बन गई, और मैंने कॉपी के साथ क्या किया, मैंने कहा np अंडरस्कोर एरे 8 डॉट रीसाइज। ये क्या करेगा, रीसाइज तो कर देगा, किसको करेगा, एक्चुअल डेटा को। एक्चुअल आपको क्या है, np एरे 8, ऐसा ही है, 8 को करना चाहिए इसको, ठीक है। अब मैंने इसको कहा रीसाइज करो, रीसाइज करना है किस हिसाब से रीसाइज करना है, अभी 2/10 की है मतलब 20 हो गए, तो मैं इसको करता हूँ 4/5 पे।
Oh, sorry. हाँ हाँ सही है। Now what does it says? Beat the error here. Exactly. As I already told you, we have two types of here. एक कॉपी के दो तरीके होते हैं, एक जो रेफरेंस होता है, दूसरा व्यू होता है। जब आप चेंज करना चाह रहे थे किसको, एनपी एरे 8 को, which was basically the reference of एनपी एरे 6, और आप उसको एक्चुअल डेटा को चेंज करना चाह रहे हो, बेसिकली आप उसके एनपी एरे रेफरेंस को चेंज करना चाहते हो। जब आप रेफरेंस को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो एनपी एरे 6 को चेंज कर रहा होगा, जो हमारी कंपनी की है। जब इसको चेंज कर रहा होगा, इट इज नॉट अलाउड टू चेंज और चेंज तो आप कर सकते हो, बेसिकली रीसाइज करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता बाय द रेफरेंस। आप रेफरेंस के जरिए एक्चुअल डेटा को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसे क्या था, कैन नॉट रीसाइज एन एरे दैट रेफरेंसेस और इज रेफरेंस्ड बाय अनदर एरे इन दिस वे। क्योंकि आपने उसका कॉपी बनाई तो है, लेकिन वो रेफरेंस्ड है, इट इज नॉट द व्यू, ओके। इसी को हम एक और तरीके से चेंज करते हैं। मैंने इस पे कहा कि एनपी एरे 6 डायरेक्टली तो हो जाएगा क्योंकि उसमें एरे बना हुआ है। एनपी एरे 8 के जरिए 6 सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 8 के अंदर रेफरेंस है 6 का। तो मैंने इसको कहा भाई एनपी, अब दोबारा बनाता हूँ, एनपी की जगह हम लिखते हैं सीपी कॉपी एरे इक्वल्स टू एनपी एरे 6 डॉट नाउ here we have the CP array, which is basically the view of the NP array 6. अब अगर मैं इसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, again what is this? क्या कह रहा है? बेसिकली जब आप इसका व्यू बनाते हो, इट इज जस्ट दी फ्रंट, और यू कैन से द फ्रंट एंड ऑफ एनी डेटा और एनी एरे, या आप कह सकते हो एक स्क्रीनशॉट निकाल के उसके पास आ गया है, जिसको आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, उसके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म अलग से कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा एक्चुअल डेटा है। एलिमेंट डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आप व्यू को ऊपर कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हो, जैसे कि अगर रीशेप की जगह रीसाइज लगाता तो, और रीसाइज की जगह रीशेप लगाता तो वो रीशेप हो जाता, क्योंकि वो व्यू है, व्यू को आप चेंज कर रहे हो। लेकिन जब आप बात करते हो उसके डेटा को चेंज करना, उसकी साइजिंग को एक्चुअल को चेंज करना, इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी अभी ये व्यू बनी हुई है, इट इज नॉट दी कॉपी। व्यू में से अगर आप चेंज करोगे, वो डेटा चेंज नहीं है। कर रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। Now we have another function which is np array. Let's go back to
Now here you can see, okay, now that data has been changed. क्यों? क्योंकि अब हमने उसकी एक कॉपी बिल्ड कर दी. Now we have the copy of NP array 6. We could not change the reference of any array. We could not change the view of any array, but we can change the copy. तो हमने उसकी कॉपी जनरेट की. कॉपी जनरेट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है कॉपी फंक्शन. ये आप लोग पहले भी देख कर आ चुके हो, जब आप लिस्ट में काम करते हो लिस्ट के अंदर भी कॉपी फंक्शन होता है, वही सेम फंक्शन यहाँ पे भी काम करता है. इसका काम भी यही है कि उस एरे की कॉपी बनाना, ना कि उसका एक रेफरेंस जनरेट करना. जब क्लियर समझ आ गया? अब तीनों चीजें मैंने आपके सामने लिखी. नंबर 1 इज द रेफरेंस. This is the reference. Number 2 is the view, and number 3 is the copy. सब क्लियर समझ आ गया? हाँ, अगर आप चाहते हो इस व्यू के साथ कोई चीज करना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी क्या होता है. Where you can see we have performed a function which is flatten function. Flatten का काम क्या था? सिंगल डायमेंशन में कर देता है. लेकिन आपने एक बात यहाँ पे नोट की, हमने व्यू को चेंज किया है. तो आप सवाल कर, सर आपने तो कहा था व्यू को चेंज. हमने एक्चुअल व्यू को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसने हमें कोई ना कोई चीज रिटर्न कर दी है. इट डज नॉट हैव चेंज द एक्चुअल डेटा. एक्चुअल व्यू के डेटा को आप चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यू के बाद एक्चुअल डेटा होता ही नहीं. व्यू का मतलब होता है स्क्रीनशॉट, और यू कैन से द फ्रंट ऑफ एनी डेटा. फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी इसके ऊपर गूगल के ऊपर करके दिखाया. यहाँ मैंने चेंज कर दिया, क्या एक्चुअल में डेटा चेंज हुआ इसका? मैं इसको दोबारा से चला दूंगा तो ये दोबारा से क्या कहते हैं वही आ जाएगा. आगे इसको तो खैर रिफ्रेश नहीं कर सकते, चलो इसको करके देखते हैं. ये लो आ गया वापस जी में. क्या हुआ? एक्चुअल डेटा तो चेंज नहीं हुआ ना, भले व्यू है ये, लेकिन व्यू का भी डेटा एक्चुअल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इसका, हमारे पीसी के अंदर भी इसका कोई एक्सेस नहीं है, तो वो चेंज नहीं. रेफरेंस के साथ चेक करते हैं, इसके साथ चेंज करना है. वो बाद में करोगे तो नजर नहीं आएगा, पहले ही करोगे तो आएगा. फ्लैटेड का तो काम खाली रिटर्न करना होता है. आप रीसाइज काम कर दो, फॉर एग्जांपल रीसाइज कर देते हैं. तो रीसाइज करोगे, व्यू के बाद करोगे तो व्यू के अंदर चेंजेस नजर नहीं आएंगे, लेकिन पहले करोगे तो व्यू के तो आएंगे ना, वो व्यू तो बाद में बन रहा है. क्योंकि अगर वो पहले एग्जीक्यूट हो गया तो व्यू तो आपका बन गया. अब जब तक वो व्यू दोबारा नहीं जनरेट करोगे तब तक वो आपको नजर ही नहीं आएगा पहली बार. क्योंकि वंस वो जब एग्जीक्यूट होता है, आपको पता है पाइथन क्या है, लाइन बाय लाइन चलती है. एक दफा व्यू आ गया, आपको नजर आ गया, प्रिंट कर दिया, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो गया. अब आपने उसको रीसाइज किया 6 को, व्यू तो चेंज हुआ है उसका, लेकिन आपको पता है किससे. ठीक है, सवाल है इसमें पूछना. व्यू क्या है, रेफरेंस क्या है, कॉपी क्या है. फिर अब आते हैं हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को. उसके बाद आपको टास्क दूंगा, उन्हें टास्क करके दीजिएगा. सिंपल एरे बनाता हूँ छोटी मोटी, ताकि आपको इजी समझ में आए, हर कोई ज़्यादा चीज़ें ना आए. आपको ये सारे ऑपरेशंस पता हैं कि किस तरीके से काम होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एरे 3 को प्लस करता हूँ एरे 4 के साथ, तो आपको पता है क्या होगा, क्योंकि ये मैं ऑपरेशन पहले से परफॉर्म करवा चुका हूँ आपको. बेसिकली हुआ क्या, जो आपका एरे 3 था वो प्लस हो गया एरे इसके साथ. ठीक है, इसमें एलिमेंट कम होगा तो इसको होना चाहिए. चलिए अगर फॉर एग्जांपल एरे बढ़ा दिया हमने एक एलिमेंट,
तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि जब आप उसको ऐड करते हो दोनों एरेज को, और एरे भी छोड़, जब आप मैट्राइसेस पढ़ते हो एट दैट टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि आप ऐड टू मैट्राइसेस, both of them should be equalized, ठीक है, कॉलम्स सेम होने चाहिए, तभी जाके आप उसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आपके पास भाग और भी ऑपरेशन से, प्लस ऑपरेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड डिवीजन हो गया। ये सारे ऑपरेशंस आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, आपको पता ही है कि सारे के सारे क्या हैं। मॉड्यूलस, यार मॉड्यूलस का ना रिमाइंडर का मसला होता है, मैं दिखा देता हूँ, काम तो करना चाहिए। मॉड्यूलस का हिसाब होता है, मॉड्यूलस में आपके पास इतना ज़्यादा रिजल्ट बनेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप उसको डिवाइड करो, 1 से 1 की डिवाइड करोगे, मॉड्यूलस आपका 1 ही बचेगा, क्योंकि मैंने ऊपर नाम ही ऐसे लिखे बनाई ऐसी हैं। अगर आप यहाँ अलग अलग होगी मॉड्यूलस चलेगा, कोई मसला नहीं है इसमें, वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर, उस हिसाब से आपको रिजल्ट आएगी। अब आपको पता है कि 1 2 अगर आप 2 से मॉड्यूलस निकालोगे तो बेसिकली इन दी एंड 1 बचेगा ही बचेगा। अगर आप 2 को 4 से निकालोगे तो इन दी एंड आपके पास 2 बचेगा ही बचेगा। अगर आप 3 का 6 से निकालोगे आपके पास 3 बचेगा। अगर आप निकालोगे 4 का 8 से, तो इस तरीके से मॉडुलस तो सेम ही रहेगा, तो आपको फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे चलता है। कोड क्या था रैंडम? नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी उस एरे में से कोई एक रैंडम नंबर चाहिए, आपके उस एरे में से कोई चाहिए, तो आप वो भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग चॉइस ऑप्शन। वो क्या करेगा, आपके उस एरे में से कोई ना कोई रैंडम नंबर निकाल के दे देगा। नाउ व्हाई वी नीड इट, फॉर एग्जांपल अगर आप कुरान दाजी की बात करते हो कोई, तो उसमें आपको पता होता है कि आपको रैंडमली चूज करना है उस जो आपके बुजुर्गों ने अपने अपना नाम लिख के डाला हुआ पढ़ने के, तो उसमें आपको रैंडमली डिसाइड करना होता है। एट दैट टाइम यू कैन यूज चॉइस ऑप्शन, द चॉइस फंक्शन टू चॉइस टू चूज द रैंडम वैल्यू फ्रॉम योर एरे। तो आप चॉइस यूज कर सकते हो एक साथ, फिर वो निकालने के लिए अलग तरीके हैं, निकाल सकते हो, उसमें मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा भाई रैंडम डॉट चॉइस, इसका मैंने लिख दिया भाई एरे 4। अब इसने आपको क्या निकाल के दे दिया 4। दोबारा चला के देखते हैं, वही निकाल रहे हैं। अब आ गया 2, आ गया 6, आ गया 8, इस तरीके से रैंडम वैल्यूज आपके पास जनरेट हो रही, ठीक है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर हम आते हैं, now we have some main functions which are basically most important functions, which is sum function. If you want to add all the elements of an array, आप सारे array पूरे elements को आपस में add करना चाहते हो, we have a function called sum. ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी elements of your array हैं वो सारे के सारे आपस में add कर देगा, and it will return the result here. For example, we have here, you can see it has sum all the elements of array 4. Array 4 के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, 2 plus 4 equals to 6 plus 6 equals to 12 plus 8 equals to 20. The result is
आपकी उस कंप्लीट एरे के सारे एलिमेंट्स आपस के अंदर प्लस कर देगा, जिस फंक्शन को आप नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर सम ऑफ ऑल भी कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल का मतलब पता है क्या होता है? इट मींस इट सम द कंप्लीट सेट, आपके पूरे के पूरे सेट को, पूरी लिस्ट को आपस में प्लस करके आपके पास रिजल्ट आता है सम ऑफ ऑल। फिर हमारे पास है, मैं एक और यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, which is basically here you can see we have created an array of 2 dimensions with a random integer of 100। अब हमारे पास एक 100 के जरिए तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए भाई? 2/3 की हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। अब इस 6 एलिमेंट्स हमारे पास है। मैंने क्या किया, अगर हम if I'm saying array 6 cumulative sum axis, what happened? हैं? कॉलम नहीं है, कम्युलेटिव सम है मेरी, कम्युलेटिव सम। मैं इसको प्रिंट करता हूँ। हाँ, एक्सेस मैंने 1 दिया है, बोलता हूँ। Now here you can see, for example, what is happened here. चेक करो, देखो क्या हुआ। ये 1 by 1 कम्युलेटेड वैल्यूज को रो वाइज, कॉलम वाइज आप कह रहे हो, उस तरीके से ये ऐड करता जा रहा है। अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो क्या होना चाहिए? तो ये रो वाइज चेंज कर देगा। रो वाइज में देखो उसने क्या किया, 66 प्लस 41 कितने हुए? 107। तो देखिए सेकंड एलिमेंट आपका क्या आ गया? 107 आ गया। 99 प्लस आपका 33 कितने हुए? 132। तो आपके पास 132 आ गया। अब आपसे कहा जाता है 0 प्लस 70 कितने हुए? 70। तो पहला 0 दूसरा 70 आ गया। इस तरीके से अगर मैं इसको कॉलम वाइज कर दूंगा, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि पहले पहला एलिमेंट क्या है? 70। 70 प्लस 1 मतलब 80। तो सेकंड एलिमेंट क्या हो गया? 80। फिर उसके बाद 18 प्लस 40 कितना हुआ? 58। तो आपके पास सेकंड एलिमेंट क्या हो गया? 58 हो गया। इस तरीके से अगर आप दूसरी रो में चले जाओ, पहला एलिमेंट क्या है? 7। 7 के बाद क्या आ गया? 12। 7 प्लस 12 19। तो वैल्यू क्या आ गई? 19। 19 प्लस 83 102। तो वैल्यू क्या आ गई? 102। दिस इज कम्युलेटेड सम। ये क्या कर रहा है? 1 बाय 1 जैसे जैसे उसको एलिमेंट मिलता जा रहा है उसको प्लस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, और उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है। लेकिन आपकी साइज सेम रहेगी, आपका शेप सेम रहेगा, आपके पास वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म्स में आएंगी। पहले क्या था, जब हम सम ऑफ ऑल निकाल रहे थे, कंप्लीट टोटल जो हमारा सम आ रहा था तो हमारे पास अलग सा है। ठीक है, समझ आ गया? कोई सवाल है इसमें? पूछ लो। तो टोटल जितना भी तुम्हारे पास एरे होगी वो सारी की सारी सम करके आपको टोटल आंसर देगा कि टोटल हमारे पास क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल इसी के आप रोल लगा लो, 17 प्लस 1 18 प्लस 40, ये होगा 18 प्लस 40 कितने हुए? 58। 58 और 102 कितने हुए? 160। तो आपको टोटल रिजल्ट क्या आना चाहिए? 160। इसने क्या किया, कम्युलेटिव सम में क्या होगा? 1 बाय 1 जैसे जैसे एलिमेंट मिलता जाएगा उसको ऐड करेगा, उसको शो करेगा, ऐड करेगा, उसको शो करेगा, ऐड करेगा, उसको शो करेगा। ठीक है, ये सवाल है तो उसको पूछना। Now find the minimum value. For example, I want to find what is the minimum value of array 6। क्या है array 6 की minimum value? अभी नहीं, वो तो रन करूंगा नया आएगा। अभी रन करूंगा तो न्यू आ जाएगी, फिर रैंडम बनाएगी।
यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 15 एंड इट इज शोइंग 15 है। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम वैल्यू हो तो आपके पास मैक्सिमम भी एक फंक्शन होता है जो बेसिकली फाइंड करता है आपकी मैक्सिमम वैल्यू को max. Now you can see it is showing the maximum value which is basically 98 in your array. Okay, that clear? समझ आ गया? एवरेज मैक्स होता है। बताओ कौन सा? array 6 dot np r max np arg max। अरे ये तो अलग चीज है, ये तो दो में से निकालोगे आप ऐसे ना, ये तो अलग चीज है। इसको तो आपको देना पड़ता है कि कितनी आपको किस उसमें से एरे में से निकालते हो। ये यू कैन सी क्या कह रही है, नंबर 1 आपको इसको एरे देनी पड़ेगी, एरे देने के बाद ये उसमें से फाइंड करेगा एक्सेस, तो वैसे कुछ भी नहीं होता। आर्ग्यूमेंट फाइंड करता है कि इसके अंदर मैक्स आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे आपको नजर आया ये ऊपर, ये कहाँ गई इसकी जो आएगी दोबारा, इसको कहा कि भाई मुझे निकाल के देना है एरे 6 का। Now here you can see it is basically showing 1 1 क्या है यहाँ पे देखो, 1 का मतलब क्या कह रही है, हाईएस्ट वैल्यू जो आपकी आ रही है वो कहां पर आ रही है 0 1। अगर फॉर एग्जांपल दोबारा चेंज करते हैं, अभी देखो इसकी हाईएस्ट वैल्यू किस जगह पे पड़ी हुई है, फिफ्थ इंडाइसिस बता रहा है आपको कि किस जगह पे कौन से आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेसिकली इज योर मैक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल अब दोबारा चलाते हैं इसको, नाउ हियर यू कैन सी अभी भी 83 5 पर आ रहा है। नाउ 88 0 1 2 3 and 4, it is basically showing the indices of your maximum array। मतलब जो आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए उसका इस तरीके से मिनिमम भी होता है। देखो वो जो आप कह रहे हो ना रो एंड कॉलम, वो आप जब लिस्ट पे काम करते हो, जब हम इसको आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम निकालते हैं तो ये क्या करता है, उस कंप्लीट एरे को एक सिंगल डायमेंशन में रख के फिर डिसाइड करता है कि अब आपका जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है वो कहां पर आ रहा है। क्योंकि जब हम मैक्सिमम का ये फंक्शन ऊपर, ये वाला फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये वैल्यू फाइंड करके देता है आपको, ये उसकी इंडाइसिस नहीं फाइंड करता। क्योंकि जब आप मैक्सिमम फंक्शन चलाते हो, ये फंक्शन हो या फिर आर्गुमेंट मैक्सिमम फंक्शन हो, अगर आप अपना खुद का मैक्सिमम फंक्शन बनाओगे तो एट दैट टाइम की जब आप उसको मैक्सिमम फाइंड कर रहे होगे तो आप खुद अंदाजा लगाओ इस चीज से कि आपके पास मल्टीपल एरेज आ गए, मल्टीपल लिस्ट होगी एक एरे के अंदर, एक एरे दूसरी एरे तीसरी एरे, इसमें कितनी है, दो है ना, इसमें दो रोज हैं। अब एक यहां पर पड़ा हुआ है 97 और यहां पड़ा हुआ है 99, आप इन तीनों को तो आपस में कंपेयर कर लोगे, इसके साथ कैसे कंपेयर करोगे? उसके लिए आपको इसको सबसे पहले इसको सिंगल डायमेंशन में करना पड़ेगा ताकि फिर आप उस पूरी एरे को आपस में कंपेयर कर पाओ। क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं नंपाई की, नंपाई इज अ लाइब्रेरी, ये भी किसी ने बनाई है, राइट? जब ये बनी हुई है तो इसके जो फंक्शंस हैं वो भी बने हुए हैं, तो उस फंक्शन में कैसे काम कर रहा है, फंक्शन ऐसे काम कर रहा है कि आपकी उस पूरी की पूरी एरे को एक सिंगल डायमेंशन में करता है, तो उसके बाद वन बाय वन उसको मैच करवाता है। अगर ये मल्टीपल डायमेंशंस में होगी तो फर्स्ट डायमेंशन आप यहाँ आपस में कर सकते हो मार्क उससे, दूसरी को कैसे करोगे? इसीलिए उसको सिंगल डायमेंशन में रखते हैं, तभी ये आर्गुमेंट मैक्स आपको जो इंडेक्स नंबर दे रहा है वो सिंगल डायमेंशन के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं कुछ हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली हम यूज करते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल I'm using np dot add,
जब आप np.add यूज करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको आप चाहो तो उसके अंदर एरेज अलग अलग दे सकते हो। जैसे मैंने सोचा एरे 4 3 प्लस 5 प्लस में कॉमा 5। अब क्या होगा 5 ऐड हो जाएगा पूरी की पूरी एरे के अंदर। अब ये यू कैन सी हमारी 6 3 थी 3 में क्या था 1 2 3 4 ठीक है। उसके अंदर 5 ऐड हो गया ये हो गया 6 7 8 9 सिंपल ठीक है 5 ऐड हो गया आपका। इसी तरीके से आपके पास अगर आप चाहते हो कि नहीं 5 नहीं दूसरी एरे ऐड हो जाए तो वो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो इसके ऊपर। Now here you can see इसने क्या किया सारों को प्लस कर दिया 1 plus 2 3 2 plus 4 6 3 plus 6 9 4 plus 8 12 आपके पास ये चीज है ठीक है। वही सेम काम है जो आप नॉर्मली प्लस ऑपरेटर से यूज कर सकते हो वही आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो सब टू यू। वैसे हम इसको यूज नहीं करते डायरेक्ट प्लस कर देते हैं तो फायदा कुछ भी है नहीं इस फंक्शन को यूज करने का पर काम वही है। इस तरह हमारा था मैजिकल मेथड्स उसमें काम यही था ना कि बेसिकली अगर आप उसको यूज कॉल नहीं भी करते तो तब आप डायरेक्टली ऑपरेटर के थ्रू उसको यूज कर सकते हो। ये भी वैसे ही काम कर रहा है कि आप डायरेक्टली ऑपरेटर के नाम काम कर सकते हो तो फिर इसको कॉल करने की जरूरत होगी नहीं और आपको पता होना चाहिए इसीलिए आपको बताऊंगा। इसी तरीके से आपके पास आ गया सब फंक्शन। सब का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट करना या आपको सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। इसी तरीके से आपके पास होते हैं मल्टीप्लाई भी होता है डिवाइड भी होता है मॉड्यूलस भी होता और मॉड्यूलस की जगह होता है हमारे पास रिमाइंडर ठीक है। ये सारे आप यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना हो। ये आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर आपको फिर बता देगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर है किस हिसाब से रिमाइंडर निकालेगा। फर्स्ट को डिवाइड करेगा सेकंड वाले से जो रिमाइंडर बचेंगे वो आपको शो करेगा। समझ आ गया ना हाँ फर्स्ट एरे टू सेकंड एरे से ना कुछ अलग फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। ये सारे फंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को पता है क्या है ये पावर फंक्शन। मैंने कहा एरे 3 के ऊपर पावर एरे 4 लगा। अब क्या होगा 1 पावर क्या होगा 2 पावर क्या होगा 3 पावर क्या होगा 6 एंड 4 पावर 8 लेट्स सी 1 पावर 2 1 ही होता है 2 पावर 4 16 होता है 6 पावर सॉरी 3 पावर 6 729 और बाकी आप उसका निकाल सकते हो। मेरे पास कैलकुलेटर चलाना पड़ जाएगा। समझ आ गया पावर का काम। पावर के बाद हमारे पास है स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल एनपी एस क्यू स्क्वायर रूट एरे 4 अब यू कैन सी इसने एरे 4 का स्क्वायर रूट निकाल के आपको दे दिया। सवाल है समझ में आ गया कि भाई एरे 4 ये स्क्वायर रूट निकालना है टोटल आपका 1 का स्क्वायर रूट ये 4 है तो 1 और 2 है 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1.4 समथिंग। फिर आता है 4 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली 2 होता है। फिर आपके पास आ गया 6 का स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर आता है 8 का स्क्वायर रूट 2.8 समथिंग आ रहा है। नमाज का टाइम हो गया नमाज पढ़ गया। ये समझ आ गया तो आपको स्क्वायर रूट वगैरह पावर निकालना। डिलीट
डिलीट में क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ पहले तो, डिलीट गया किधर? ये डिलीट में समझ में क्या नहीं आया? हाँ देखो, आपको डिलीट या तो रो डिलीट करेगा या तो कॉलम करेगा। रो एंड कॉलम आपको बताना पड़ेगा। फर्स्ट वन, द फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दोगे नंबर, विच इज बेसिकली इंडेक्स, जो आपको रिमूव करना है। कॉलम रिमूव करना है तो कॉलम का इंडेक्स, रो रिमूव करना है तो रो का इंडेक्स, कॉमा, फिर आप बताओगे कॉलम है या रो है। अब अगर कॉलम होगा तो आप लिखोगे 1, अगर रो है तो आप लिखोगे 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सेकेंड रो रिमूव करनी है तो मैंने लिखा 2, सॉरी थर्ड रो रिमूव करनी है, मैंने लिखा इंडेक्स नंबर 2 एंड 0 फॉर दी रो ऑप्शन। सिंपल इज दैट। समझ आए? इसी तरीके से जो आपकी स्प्लिटिंग फंक्शन है ना, वो भी ऐसे ही काम कर रही है। स्प्लिटिंग में आपने देखा कि ये आपका हॉरिजॉन्टल स्प्लिट था। अगर मैंने इसको कहा भाई हॉरिजॉन्टली आप इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, तो इसने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली दो हिस्सों में तोड़ दिया। अगर मैं इसको कहता नहीं वर्टिकली दो हिस्सों में तोड़ दो, तो इसने इसको वर्टिकली, ये स्प्लिट कर रहा है, वो डिलीट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, ये स्प्लिट कर देगा। अब ये दो हिस्सों में तोड़ रहा है। अब स्प्लिट आपके पास एक और फंक्शन होता है, एक वो भी समझा देता हूँ आपको, जो बेसिकली अब तो खैर इस्तेमाल नहीं होता जब से हमारे पास वर्टिकल स्प्लिट और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट आ गया है, वरना हमारे पास था np डॉट स्प्लिट सिंपल। इसमें आपको एरे एरे बतानी होती थी और स्प्लिट आपको किस तरीके से करना है वो बताना होता था। ये सबसे पहले एरे, देन इंडाइसेस और सिलेक्शन, जिसको आपने बेसिकली तोड़ना है, देन वी हैव एक्सेस। अगर आप 0 लगाओगे तो रो में मतलब वर्टिकली रिमूव करेगा, अगर एक्सेस 1 दे दोगे तो वो कॉलम वाइज हॉरिजॉन्टली रिमूव करेगा। इसके अलावा हमारे पास इटसेल्फ एक कुछ फंक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टली स्प्लिट और वर्टिकल स्प्लिट। एच स्प्लिट मतलब हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करेगा, डब्ल्यू वी स्प्लिट मतलब वर्टिकली स्प्लिट करेगा। ठीक है, अब ये वर्टिकली स्प्लिट कर रहा है दो हिस्सों में, ये वर्टिकली आपके यहाँ पे दो हिस्सों में। ये वही चीजें हैं ना, देखो मैंने आपको बताया ना, वी स्टेक और हॉरिजॉन्टली स्टेक। हॉरिजॉन्टल स्टेक मतलब दो एरेस को आपस में स्टेक कर लेगा लेकिन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको वर्टिकली स्टेक करोगे वी स्टेक, तो वो वर्टिकली स्टेक कर लेगा। यही सेम काम आपका कॉलम एंड रो स्टेक भी करते हैं, लेकिन अब हम उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात दोनों की एक ही है, काम वही है, तो मालूम होना चाहिए इसलिए आपको बता दूं। नहीं, स्प्लिट अलग है ना, स्टेक तो मिला रहा है, स्प्लिट तो तोड़ रहा है। समझ में आ गई? अब आते हैं, स्क्वायर रूट भी आप लोगों ने निकाल लिया, उसके अलावा अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। उसका ये हमारे पास है सीबी रूट के नाम से। सीबी रूट आप निकाल रहे हो इसका, ये आपका क्यूब रूट आ गया। ठीक है, जैसे कि 8 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपको पता है वो 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, 2 दा 4, 4 टू दा 8, तो आप इसका क्यूब रूट निकाल दो तो आपको वापस 2 आ जाएगा। बाकी रही बात 2 का, तो 2 का क्यूब रूट आपके सामने है। उसके अलावा 2 के बाद है 4, इसको प्रिंट करना चाहिए ताकि हमें पता चले है क्या। ठीक है, 2 का क्यूब रूट
1 पॉइंट समथिंग, 4 का क्यूब रूट, 6 का क्यूब रूट एंड 8 का क्यूब। ठीक है, इसके अलावा क्यूब रूट के अलावा फिर हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट आपको पता है क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू होगी उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डायरेक्टली एक अपनी तरफ से एक एनपी एरर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कहा भाई एनपी डॉट एब्सोल्यूट, और इसको हमने एक प्लेस दे दी फॉर एग्जांपल -2, -5, -6। तो क्या करेगा ये जी, 9.9, तो ये 9 बना देगा ना। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, क्या आपकी जो भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो सारी की सारी अब पॉजिटिव हो गई, जिसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये सवाल एब्सोल्यूट क्या है, क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर रहा है, सिंपल इज दैट। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करेगा, तभी तो मैंने इसके अंदर 2 पॉजिटिव डाली हैं, देखो 6 और 9। रिवर्स करना है उसको, इनवर्स करना है, इनवर्स फंक्शन उसको हम कहते हैं, वो इनवर्स होता है। फिर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल आपको पता है क्या होता है, चेक करते हैं, मैंने कहा इसको np डॉट एक्सपोनेंशियल, और मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल अब दिस इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकल रही है किसकी, आपकी कंप्लीटली 2 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू, 4 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू, 6 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू एंड 8 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू। फिर हमारे पास है log फंक्शन, log2 फंक्शन एंड log10 फंक्शन। log फंक्शन आपको पता है क्या होता है, किस तरह काम करता है। उसके अलावा हमारे पास है जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। उसके अलावा हमारे पास है एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम आपको पता है कैसे निकलता है, क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। फिर हमारे पास है राउंड डाउन। राउंड डाउन में हमारे पास अलग अलग है, राउंड डाउन एंड राउंड अप। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनपी फ्लोर, फॉर यहाँ से क्या किया मैंने, एनपी डॉट, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर दे देता हूँ कोई भी वैल्यू, मैंने दिया इसके अंदर फॉर एग्जांपल 1.3, 1 कॉमा 5.9 कॉमा 10.0। नाउ सी व्हाट हैपेंस, इससे क्या किया, इसको राउंड अप कर दिया, राउंड अप। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या करते हैं, एनपी डॉट सी एल आई होता है, सी, सही, इसी को उठाते हैं। ये क्या करेगा, हुआ क्या, अब इसने राउंड डाउन कर दिया। हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है जब आप राउंड ऑफ करते हो 1.3 है, अगर 1.3 है तो राउंड डाउन करोगे तो बेसिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपकी फॉर एग्जांपल 5.9 था तो ये हो गया आपका 6, 1.3 था ये ऊपर था तो ये हो गया आपका 2। अगर आपकी बात आती है 10 की, तो 10 बेसिकली क्या है, 10.0 है, तो इसलिए कुछ भी नहीं। अगर 10.0 से ऊपर होता तो ये ऑटोमेटिकली उसको अप कर देता। ठीक है, समझ आ गई कि क्या कह रहे हैं दोनों की चीजें। राउंड अप जो है ना वो 6 ही तो कर रहा है, इसीलिए राउंड अप करेगा, ये राउंड डाउन करेगा। ये राउंड अप करेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम फॉर एग्जांपल अगर आप पावर लगाना चाहते हो, आपको पता है डबल मल्टीप्लिकेशन बेसिकली पावर कर देता है उसको ऑटोमेटिकली, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, जितने भी आप नंबर्स दोगे उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देगा आपस में ही उसी के साथ। तो आप उस तरीके से भी इसको चेंज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर हम आते हैं अपने ये आर्गुमेंट मैक्स के बारे में, मैंने आपको पहले से बता दिया कैसे काम कर रहा है, कैसे ये डिसाइड करता है।
समझ आ गया था ये? अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, आपने आर्ग्यूमेंट मैक्स निकाला था ना इसका, इसको कहीं पे हम निकाल देते हैं, मैक्स वैल्यूज इक्वल्स, ठीक है। मैक्स वैल्यू कौन से नंबर पर, इसमें फोर्थ पर, कौन सी है फोर्थ, 77, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू सी फॉर एग्जांपल index 5 is out of bound of x is 0, मैंने ऊपर x से 0 रखा था, 1 रखा था, तो सॉरी, मैं दूसरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। array 6 dot max axis 0. Now here you can see what happens. इसको बंद करूं, अब चलो। Now इसने आपको बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पर पड़ी हुई है, 100 मतलब पहले रो में पड़ी हुई है 1, उस पे आपकी क्या आ रही है, इसके अंदर दोनों में क्या पे पड़ी हुई है 1 1 पे देखो मैक्सिमम वैल्यू दोनों अलग अलग। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब आप देखो दोनों जो मैक्सिमम वैल्यूज आपको यहाँ पे बताएगा कि कहाँ पे पड़ी है और कहाँ पे नहीं पड़ी। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि किस जगह पर कौन सी मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है, और उसी की मुझे एक कंप्लीट लिस्ट बना के दो कि कौन सी रो के अंदर कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। दोबारा इसको चेंज कर देते हैं, अब क्या हुआ, now here you can see it is showing in which you can see the complete row is a row जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है। अब मैंने इसको क्या कहा है, you need to find which value is the maximum at which place, जिस रो में मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है वो रो मुझे निकाल के दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटा हो, आपको कहा जा रहा है कि मुझे बताओ कि किस यूजर के पास, फॉर एग्जाम्पल यूजर का डेटा है, मैंने कहा कि इस यूजर के पास मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, मुझे उस यूजर की कंप्लीट रो चाहिए, तो फिर मैं कैसे निकालूं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड वेयर द मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, किस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आपने फाइंड आउट किया कि हाँ इस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, अब आपने कहा कि मुझे उस जगह की कंप्लीट रो चाहिए, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर्स के अंदर देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने निकाला कि मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है उसकी इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स के थ्रू मैंने क्या किया, 6 में से वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर करवा दी, मैक्सिमम नंबर्स के अंदर। आफ्टर द मैक्सिमम नंबर्स मैंने इसको कहा है कि शेप 1 के हिसाब से, शेप 1 है ना आपका, मैक्सिमम नंबर जो आपके इस वैल्यू के अंदर हैं
वो सारा का सारा वैल्यू आप किसके अंदर निकाल के दे दो, एक सिंगल डायमेंशनल लिस्ट के अंदर, और मैक्सिमम इंडेक्सेस जो है उस इंडेक्सेस के हिसाब से आप मुझे फाइंड करके दे दो कि वेयर डज दिस मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। जहां पर वो एग्जिस्ट कर रही है उसका कंप्लीट उस सारी की सारी एलिमेंट्स और वैल्यूज गेट करो और एक कंप्लीट सिंगल डायमेंशनल लिस्ट बनाओ और मुझे उसको शो करो। क्या समझ में नहीं आई? ये समझ में नहीं आया? इसकी ये देखिए, इससे क्या कह रहा है मैं बताता हूं। I need to find out where does it exist। अब इसने मुझे बता दिया कि हमारे पास एक पूरी की पूरी डायमेंशन इसने क्या की, फाइंड आउट की कि जिसमें भी हमारे जो भी मैक्सिमम आ रही, जैसे कि 8, ये देखो आ गया ना 898, 93 एंड 50, इसके अंदर मैक्सिमम आ रही थी, इसने ये सारी की सारी स्टोर कर दी। अब इसने देखा कि इसके हिसाब से और दूसरे में कौन सी चेंजिंग आ रही है, दूसरे में आपके पास 82, 86 एंड 92 आ गया। ये रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, दूसरा दिस इज द कंप्लीट लिस्ट, मुझे चाहिए ये फर्स्ट वाली। आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो उसके अंदर कि भाई मुझे 0 वाला चाहिए, तो आपके पास 0 वाला कंप्लीटली आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको नहीं 0 वाला नहीं चाहिए मुझे, तो आप इसके अंदर कंप्लीटली पूरा का पूरा डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कॉमा, इसके अंदर जो भी मैक्सिमम इंडेक्सेस हैं उसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर मुझे रेंज में से क्या चाहिए कि जो भी आपकी एरे 6 की जो रेंज है, एरे 6 मैंने आपको बताया था, अगर आपको फॉर एग्जांपल रेंज बनानी है तो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको दे दो रेंज कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू निकाल के दो, या तो आप उसको एक पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दो, तो वो उस लिस्ट में से रेंज निकाल के देगा। अब आपके पास वो लिस्ट आ गई, इस लिस्ट में से उसने रेंजेस बनाई, लेकिन सिंगल डायमेंशन लिस्ट बनाई, क्योंकि आप यहाँ पर देखो उसने क्या किया हुआ डॉट शेप के साथ। जब आप उसको शेप 1 कर दोगे तो R6 जो है आपकी ये है, इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी, तो ये कैसे हो जाएगा 3 4 1 0 6 1 3 6 80 एंड 74। चेक करके देखो, मैं आपको यहाँ प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंट एरे 6 डॉट शेप क्या है इसका 2/3, पहला क्या है रो, कॉलम क्या है 3, तो ये 1 पे क्या मिल रहा है आपको, 1 पे आपको मिल रहा है ये 3, सिंपल। तो हमने इसको कहा जो आपका 3 है, रेंज कहां तक जाएगी 3 तक, क्योंकि शेप क्या है 3 है। जब आपके पास यहाँ पे 3 की रेंज आ गई तो 0 से लेकर 2 तक आपके पास वैल्यूज आएंगी, तो ये आपको यहाँ पे कहां तक शेयर करेगा 0 1 एंड 2, तो देखो 0 1 एंड 2 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, ये किसका आ रहा है वो भी दिखा दूंगा। 0 1 एंड 2, मैंने आपको तभी तो ये पहले प्रिंट करके दिखाया था कि ये क्या शो कर रहा है। अभी ये बता रहे हैं आपको कि बेसिकली जो आपकी इंडेक्सेस हैं वो कहाँ पे नजर आ रहे हैं, किस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू आपको शो होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएगा। प्रिंट किधर कर रहा है, 1 1 0 जो मैक्सिमम वैल्यू है,
दोनों के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा तीनों कॉलम है, 3 कॉलम है। कौन सी वैल्यू के अंदर, कौन से कॉलम के अंदर, कौन से नंबर पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है? सेकंड का इंडेक्स क्या है? 1। तो ये देखो 3 कॉलम है आपके पास, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब मुझे बताओ इसके अंदर आप देखो कि पहली जो इंडेक्स आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इसकी कॉलम क्या है? 1 है। यहाँ पे भी इसकी कॉलम क्या है? 1। कॉलम्स बता रहा है जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है। अभी अगर इसको मैं बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी हमने शेप इंक्रीज कर दी या शेप चेंज कर दी तो आपके पास ये और भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। जीरो तो बता रहा है यहाँ पर कि जो दो है, तीसरी तो है ही नहीं ना हमारे पास, वो तो है ही नहीं, तो मैक्सिमम है ही नहीं। आपको ये मैक्सिमम बता रहा है कि मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है। अब आप चाहते हो कि जहां जहां मैक्सिमम नजर आ रहा है उस मैक्सिमम की वैल्यूज निकाल के मुझे शो करवा, तो वो मैक्सिमम वैल्यूज आपको शो हो जाती है। चलो इसको फिलहाल छोड़ दो, इसको अभी फिलहाल रहने दो, आप यहाँ तक अभी दिमाग नहीं जा रहा आपका, यहीं पे रहने दो। अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क करके दो। ये सारा बना के दो मुझे। क्या? नोटबुक में गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ और ग्रुप में भी, ग्रुप में तो नहीं, उस पर पड़ी हुई होगी, क्या कहते हैं, गिटहब पे, गिटहब पे भी होगी और गूगल क्लासरूम में अलग से शेयर कर देता हूँ। दोबारा शेयर करूँ? ग्रुप में नहीं है? चलो मैं दोबारा शेयर कर दूँगा।